नमस्ते बच्चों। इस लॉकडाउन पीरियड में आज हम याद करते हैं अपने विद्यालयीन समय की, यानी जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, दिसंबर महीने में हमने जिस तरह से विद्यालय में शरारतें की, पढ़ाई की, खेल कूद किया, उन बातों को आज हम याद कर रहे हैं। ठीक इसी तरह की अनेक स्मृतियाँ कवि ने अपने गांव की संजो रखी है और वह आज याद कर रहे हैं। तो स्मृति कविता में इन्हीं का विवरण हम पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम मेरी स्मृति कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। बच्चों, हम सब गांव जाते रहे हैं और हमने यह अनुभव किया है कि आरंभिक गांव में और आज के गांव में बहुत सा बदलाव आ चुका है। कई बार हम अपने माता पिता के मुख से सुनते हैं कई वर्णन गांव के बारे में इस तरह के, जो आज हमें देखने भी नहीं मिल पाता। कई बार अपने माता पिताओं के मुंह से सुना होगा तुम सबों ने कि पहले तो इस तरह हुआ करता था, पहले तो वह हुआ करता था, जो आज नहीं देखने को मिल रहा तुम सबों को। बात सच है और इसी पुरानी बातों को लेकर मेरी स्मृति इस हाइकू कविता का लेखन कार्य डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने किया है। बच्चों, हाइकू यह साहित्य की एक विधा है। जिस तरह से अब तक हमने दोहा, चौपाई, सवैया इत्यादि पढ़ चुके हैं, उसी तरह से यह हाइकू भी है। हाइकू की विशेषता यह है कि इसे 3 पंक्ति में लिखा जाता है और पहली पंक्ति में 5 अक्षर या वर्ण जिसे हम कहते हैं वह होता है। देख सकते हो 1 2 3 4 5, इस तरह 5 वर्ण यहाँ है। और दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण या अक्षर जो कह सकते हैं। साथ ही तीसरी पंक्ति में फिर से 5 अक्षर हुआ करता है। इस तरह से हाइकू के एक चरण में 17 अक्षर होते हैं। बच्चों, हाइकू यह विधा साहित्य की सभी भाषाओं में लिखा जाता है, किंतु इन वर्णों की जो गिनती है वह हर भाषा में अलग अलग हो सकती है। किंतु 3 पंक्ति में लिखने का जो नियम है, यह नियम सभी भाषाओं के लिए समान है। इसके अतिरिक्त बच्चों, एक हाइकू कविता में ऋतु सूचक शब्द आता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। साथ ही हाइकू कविता में प्रकृति और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव का भी वर्णन हमें मिलता है और यह मानव की अंतर प्रकृति का भी विषय हो सकता है। तो बच्चों, यह संपूर्ण बात हमें इस कविता मेरी स्मृति में दिखाई देती है, जिसे कि डॉक्टर श्री रमाकांत श्रीवास्तव जी ने लिखा है। बच्चों, अब हम संक्षिप्त में इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ईस्वी सन 1921 में हुआ है और ईस्वी सन 1944 ईस्वी से ही इन्होंने पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय और मिशन के रूप में जिया है। साथ ही अनेकों दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में भी दर्जनों विविध विषयक संदर्भ और मानक ग्रंथों का संपादन इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें से बेटे को क्या बतलाओगे यह उपन्यास भी है। अब हम पद्य संबंधी खास बातें देखेंगे। बच्चों, इस हाइकू विधा में कवि ने प्रत्येक हाइकू में, यानी प्रत्येक परिच्छेद में, प्रत्येक चरण में हम कह सकते हैं कि अलग अलग विषयों का समावेश किया है। किसी में आम के का वर्णन है तो कहीं पर महुआ का वर्णन है, कहीं पर आकाश का वर्णन है, कहीं पर तारों का वर्णन है, कहीं पर पवन का वर्णन है, तो कहीं पर मेहंदी की स्मृतियों का वर्णन है और कहीं पर गांव की पुरानी यादें इन्हें ध्यान आ जाती हैं। साथ ही बच्चों, इन्होंने झिंगूर, कोयल जैसे पक्षियों के व्यक्त की जाने वाली खुशियों को भी अपने कविता में स्थान दिया है। तो बच्चों, इस तरह से संपूर्ण प्राकृतिक विविधताओं का और छटाओं का वर्णन, साथ ही मनुष्य के अंतर्निहित भावनाओं का भी वर्णन यहाँ कवि ने अपने हाइकू में किया है। अब हम प्रत्येक परिच्छेद को पढ़ेंगे।
समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे चोहता, किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा, सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो, रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगूर, बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौर महके। अब हम कविता को समझना शुरू करेंगे, साथ ही मैं शब्दार्थ भी देते जाती हूँ बच्चों, ध्यान दोगे। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, पीकी यानी कोयल जा चुकी हैं और आम की जो शाखाएं हैं वह पुनः प्रतीक्षा कर रही, एक बार फिर पुनः यानी फिर से प्रतीक्षा यानी राह देख रही हैं, जोह रही हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो कोयल है वह आम की शाखाओं को छोड़कर चली गई हैं, जिस कारण आम की शाखाएं अकेली पड़ गई हैं और वह अब इस कोयल के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बच्चों, यहाँ पर इस कोयल के माध्यम से कवि ने गांव का बारे में बताया है। कवि कह रहे हैं कि गांव के जो युवक हैं, नवयुवक, वह गांव को छोड़कर शहरों में जा चुके हैं और गांव अकेला पड़ चुका है और अब वह इस पीकी रूपी नवयुवक की पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। बच्चों, आम्र यानी आम, शाखाएं यानी डालियां। अब अगला हम देखेंगे, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ यह एक फल होता है एक प्रकार का, जो इसका पेड़ गांव में हम देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि महुआ में जो सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं, श्वेत यानी सफ़ेद फूल होते हैं, वह प्रातः काल की बेला में झड़ जाया करते हैं और इस तरह से यह जो फूल झड़कर ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ पर चादर बिछी हुई है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि महुआ खड़ा है अपने सफ़ेद फूलों को चादर रूप में बिछाकर और ऐसा जान पड़ता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो गांव है वह गांव अपने श्वेत फूल रूपी चादरों को बिछाकर वह इंतजार कर रहा है कि कब उसके गांव के युवक लौटेंगे और उनकी वह सत्कार कर सकेगा। जोहता का अर्थ है इंतजार करता। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब हमारा हृदय द्रवित होता है, हमें कोई पीड़ा होती है, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। भले ही वह आंसू बह नहीं जाया करते हैं तुरंत, किंतु आंखें भर जाया करती हैं, नम हो जाया करती हैं। तो यही वर्णन यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से किया है कि गांव को व्यथा है, पीड़ा है उसके युवकों को छोड़ जाने की। गांव में से जो युवक जा चुके हैं उनसे पीड़ित है वह, द्रवित है वह, और वही जो व्यथा है, उसकी पीड़ा है, वह घटा बनकर यानी बादल बनकर के आकाश में, नभ में यानी आकाश में जाकर घिर चुकी है। जब हम सब जानते हैं बच्चों, जब बादल घिरते हैं आकाश में तब वर्षा हुआ करती है। तो यही कवि कह रहे हैं कि गांव की जो पीड़ा है वह बादल बन कर के नभ में जाकर के घिर चुकी है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि संध्या समय का वर्णन कवि ने किया है। वह कहते हैं कि सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ के समय जब आकाश में तारे आने लगते हैं तो कवि को ऐसा जान पड़ता है कि यह तारे इस अंधेरी रात में, निशा यानी रात, आम यानी अंधेरा, तो इस
जो सांझ में तारे आकाश में आ गए हैं वो ऐसे जान पड़ते हैं मानो इस अंधेरी रात में किसी को खोजने के लिए आए हैं, लेकिन किसे खोजने आए हैं यह कोई नहीं जानता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि यह सांझ का तारा अंधेरी रात में भला किसे खोजने के लिए आया हुआ है। कौन संदेशा ले पवन आया है, सुनने तो दो। देखो बच्चों, पवन की जो सनसनाहट की ध्वनि होती है वह हम जब अपने विचारों में मग्न होते हैं तो ऐसा आभास होता है कि वह भी हमें कोई संदेश देना चाहती है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि यह पवन कौन सा संदेशा लेकर के आया है, जरा सुनने तो दो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। यहाँ कवि कह रहे हैं मेहंदी की गंध, क्या वर्णन कवि कह रहे हैं कि मेहंदी की गंध जो है वह गांव की यादों में रच बस चुकी है। आज भी जब कवि मेहंदी की गंध मेहंदी की गंध उन्हें आती है तो उन्हें गांव की याद हो आती है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। यहाँ कवि कह रहे हैं जब पी यानी कोयल या पपीहा भी कहा जाता है, तो जब कोयल की पुकार सुनते हैं तो कोयल की पुकार सुनने से, आज भी जब कोयल की पुकार सुनते हैं तो पिछली कई बातें हैं जो कवि को याद हो आया करती हैं। क्या बातें याद हो आया करती हैं बच्चों? गांव में हम सब जानते हैं, गांव में जो पपीहे की आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ होती है, वह हमेशा सब सुनते रहते हैं। तो यहाँ भी जब कवि पी की पुकार सुनते हैं या कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो गांव की याद उन्हें हो आया करती है। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। बच्चों, अब तक हमने जो ऊपर पढ़ा है वह पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं जो कवि को आया करती हैं। किंतु अब जब कवि गांव लौटते हैं, गांव की इतनी याद उन्हें आ रही है जिससे व्याकुल होकर वह गांव लौटते हैं, और गांव लौटने पर जो उन्हें अंतर दिखाई पड़ता है उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। कटे बिरिछ, बिरिछ यानी वृक्ष, गांव की दोपहर, दोपहर यानी दोपहर, खोजती साया। कवि गांव लौटे हैं और दोपहर के समय में, हम जानते हैं, सुनते हैं लोगों से कि दोपहर के समय में पहले गांव में एसी, कूलर इत्यादि नहीं हुआ करता था, जिस कारण से जो वृक्ष हैं, वृक्षों की छाया में ही लोग विश्राम कर लिया करते थे। या एक जो राही होता है, राही जब दोपहर में सफ़र कर रहा होता है तो इन्हीं वृक्षों की छाया में वह विश्राम कर लेता था कुछ देर, और उसके बाद फिर सांझ हो जाने पर या दोपहर कुछ धूप कम हो जाने पर वह अपनी यात्रा आरंभ करता था। किंतु यहाँ पर कवि देख रहे हैं कि जो वृक्ष हैं वह कट चुके हैं, जिस वजह से छाया को खोजना पड़ रहा है गांव की दोपहर में, किंतु वह छाया उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती है क्योंकि सारे वृक्ष कट चुके हैं। यहाँ देखो बच्चों, बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि गांव मुझको मैं ढूंढता, गांव को खो गए दोनों। कई समय के बाद कवि गांव पहुँचे हैं और इसलिए कवि गांव को ढूंढ रहा है, पुराने गांव को ढूंढ रहा है, बाग बगीचों को ढूंढ रहा है, मशीनों को खोज रहा है, कच्चे मकानों को खोज रहा है, पगडंडियों को खोज रहा है। ऐसी कई बातें, पुरानी यादें जो कवि के स्मृति पटल पर हैं, उन सबको कवि ढूंढ रहा है गांव में। और गांव भी कवि के भीतर अपने उसके पुरानेपन को खोज रहा है। किंतु आज कवि जो शहर में रहने लगा है, शहरीकरण के प्रभाव में आ गया है, और इसी शहरीकरण के प्रभाव के कारण उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ गया है। फलतः गांव कवि को खोज रहा है, पुराने कवि को खोज रहा है, और जो कवि है वह पुराने गांव को खोज रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो पुराने हैं, कवि का व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व, कवि का मूल व्यक्तित्व और मूल गांव, ये दोनों ही खो गए हैं, और दोनों में अब बनावटीपन आ चुका है, दिखावा आ चुका है, आडंबर आ चुका है, और नई नई जो आधुनिकताएं हैं
वह इन दोनों के भीतर दिखाई दे रही है। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगूर। बच्चों देखो, यहाँ कवि ने प्राकृतिक छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि वर्षा की सांझ हो चुकी है और वर्षा की सांझ में जिस तरह से जो झिंगूर हैं वह हम सब यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं कि वर्षा के आगमन से पूर्व किस तरह से मेंढक टर्राने लगते हैं, और यदि बहुत शांतिपूर्ण स्थान रहे तो वहाँ हम महसूस कर सकते हैं कि झिंगूर की झर्राहट सी आवाज हमें सुनाई देती है। यह झिंगूर एक तरह का तिलचट्टे की तरह ही हुआ करता है। तो वर्षा की सांझ में जो झिंगूर हैं वह भी शहनाई की तरह बजते हैं, लेकिन छिपकर, किसी को दिखाई नहीं देते, मात्र शहनाई की तरह बजते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं शहनाई की जो मधुर धुन है वह शादी ब्याह में बजाई जाती है, जो हम सबको अति प्रिय हुआ करती है। तो उसी तरह से वर्षा की सांझ में भी झिंगूर छिपकर शहनाई की तरह अपनी ध्वनि निकालते हैं, शहनाई की तरह बजते हैं, जो सभी को बहुत ही प्रिय लगता है। बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमुराई में। यहाँ पर कवि ने जो पंछी हैं उन पंछियों का वर्णन किया है कि किस तरह से जो कोयल है वह छिप कर बांसुरी बजाने आई है। तो बच्चों, यह हम जानते हैं कोयल बांसुरी नहीं बजा सकती है, लेकिन हाँ, बांसुरी की जो धुन है, बंसी की जो धुन है, वह हम सबको अति प्रिय होती है। तो ये जो पीकी है, कोयल है, वह कोयल की जो ध्वनि है, जो धुन है, उसकी जो गीतमय ध्वनि होती है, वह भी बांसुरी से या बंसी से किसी तरह कम नहीं हुआ करती, हम सभी को अत्यंत कंठप्रिय हुआ करती है, बहुत पसंद आती है। तो ये जो पीकी है, कोयल है, वह भी आम के बगीचे में, अमराई अर्थात आम का बगीचा, तो आम के बगीचे में छिप कर बैठती है और वहाँ पर गाने के लिए वह आती है। बजाने आई बांसुरी, यानी वह आम के बगीचे में बैठ कर के छिप कर बैठती है और वह अपना गीत गाया करती है, मधुर ध्वनि बजाया करती है। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। बच्चों देखो, यहाँ कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह से फूल खिलता है, महकता है और फिर मुरझा जाया करता है, और एक बार दोबारा के लिए वह स्वप्न बन जाया करता है। यहाँ इस फूल के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है हम सबके जीवन के प्रति कि किस तरह से हम एक फूल की भांति जन्म लेते हैं, खिलते हैं गाँव में हम जन्म लेते हैं, फूल ही की भांति खिलते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, महकते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाते हैं और फिर शहरों में आते हैं और यांत्रिकी जीवन बिताते हैं, और इस यांत्रिकी जीवन के चलते उनके भीतर नीरसता छा जाती है, जिस कारण वे मुरझा जाते हैं, और जो उनकी पुरानी यादें हैं, पुराने जीवन है, वह सब कुछ एक स्वप्न की भांति बन जाया करता है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। बच्चों, हम सब भी जब छोटे छोटे थे तो कई बार हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुआ करती थी कि हमें तो हमारी माँ उठाती हैं, आज भी हम सब उठने के लिए अलार्म का प्रयोग करते हैं, किंतु हम सब जानते हैं कि मुर्गे स्वयं ही गांव में बाग दिया करते थे, जिस वजह से गांव के लोग मुर्गे की बाग से की आवाज सुनकर ही उठते थे। उसी तरह से चिड़िया भी सवेरे सवेरे उठकर चहचहाने लगती थी। तो हम सबके मन में यह उत्सुकता उत्पन्न होती थी कि इतने सवेरे सवेरे चिड़िया सब उठ जाती हैं और चहचहाने लगती हैं, तो भला इन्हें कौन जगाता है। यही जिज्ञासा का वर्णन यहाँ कवि ने भी किया है, और वह कहते हैं कि बड़े सवेरे ही चिड़िया उड़ जाती है, और बड़ी विस्मय की बात है कि इन चिड़िया को कौन जगाता है, कौन बताता है कि सुबह हो चुकी है और अब हम सबको उठ जाना है। आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे
बौर महके। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब फिर कोकिल आ चुकी है, यानी कोयल आ चुकी है, और उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो धुन है, वह वंशी यानी बंसी की गूंज की तरह ही उसकी धुन सुनाई दे रही है, जिस वजह से बौर महक चुके हैं, यानी मंजीरियां खिल चुकी हैं, मंजीरियां महक चुकी हैं। और इस तरह से यहाँ कवि ने बंसी के साथ साथ कोयल और फूल, चिड़ियों, बौर, इन सब का वर्णन कवि ने कर दिया है। बच्चों, कविता की अंतिम पंक्ति में जो शब्द लिया गया है बौर, जिसका अर्थ है मंजीरियां। मंजीरियां हम सब जानते हैं कि जब भी कोई फल लगता है तो उससे पहले फूल खिलता है, उससे पहले कलियां आती हैं। तो इस तरह से जो बीज स्वरूप होता है वह बौर होता है। तो यहाँ पर ये जो मंजीरियां खिलती हैं उसकी अपनी एक सुगंध होती है, उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। बच्चों, उम्मीद है कविता अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब प्रश्नोत्तर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, और यदि वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करो और बताओ। और साथ ही बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या कहीं कोई दिक्कत हो वह भी सूचित करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करो। थैंक यू।